दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी ओपेनहाइमर को। ये मूवी एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोपिक है, जहां आपको बड़ी ही बारीकी से 3 घंटे के ड्यूरेशन में ओपेनहाइमर की लाइफ एटॉमिक बॉम्ब बनाने की जर्नी को देखने को मिलेगा। और इस मूवी के जरिए आप जान पाएंगे कि जब ओपेनहाइमर के द्वारा बनाए गए एटॉमिक बॉम्ब से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के लाखों लोग मारे गए थे, तब किस तरह से ओपेनहाइमर डिप्रेशन में चले गए थे और उनके साथ क्या क्या हुआ था। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मूवी के मेन कैरेक्टर ओपेनहाइमर से, जो कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे केस के लिए प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए काम करने वाली एजेंसी एएसी के साइंटिस्ट लेविस ने ओपेनहाइमर के खिलाफ केस किया होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद जब ओपेनहाइमर को नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने को कहा गया, तो उसने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया, जिसका ये मीनिंग निकलता है कि अब ओपेनहाइमर अपने देश के लिए काम ना करके रशिया के लिए काम कर रहा था। बेसिकली यहाँ लिविस के द्वारा ओपेनहाइमर के खिलाफ देश से गद्दारी का झूठा केस चलाया जा रहा था, जिसकी वजह के बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ जब जूरी मेंबर ओपेनहाइमर से सवाल पूछते हैं, तो वो अपनी कहानी शुरू से बताने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि जर्मनी से फिजिक्स में अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद जब ओपेनहाइमर वापस यूएस लौटा, तो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ उसकी अर्नेस्ट लॉरेंस से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जो ओपेनहाइमर की लेफ्टिस्ट वाली बातें सुनकर उसे सलाह देता है कि उसे पॉलिटिक्स से दूर रहना था। अब दोस्तों, इसी दौरान एक दिन पार्टी में ओपेनहाइमर की मुलाकात प्रोफेसर जीन से होती है, जो कि एक कम्युनिस्ट होती है। यहाँ दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। जिसके बाद एक रात जब दोनों साथ में होते हैं, तब जीन ओपेनहाइमर की लाइब्रेरी से एक संस्कृत में लिखी हुई बुक निकालती है और उसके एक पेज पर लिखे हुए श्लोक को देखकर पूछती है कि इस पर क्या लिखा है, जिस पर ओपेनहाइमर उसे बताता है कि आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों, ये कोई बुक नहीं बल्कि गीता होती है, जिससे ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब बनाने की प्रेरणा मिलती है। जिसके बाद वो दिन रात एक करके अपनी रिसर्च को पूरी करता है और थियोरेटिकली ये समझ जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब को कैसे बनाया जा सकता है, और अपनी इसी थियरी की वजह से वो पूरी दुनिया में काफी फेमस भी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ओपेनहाइमर के जीन के साथ झगड़े बढ़ने लगते हैं और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद एक दिन उसकी मुलाकात किटी नाम की एक औरत से होती है और कुछ दिनों के प्यार के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अब एक दिन ओपेनहाइमर अपने स्टूडेंट को इकट्ठा करके गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वहां पे उसका फ्रेंड अर्नेस्ट लॉरेंस आ जाता है, जो उसे अच्छे से समझाता है कि एक साइंटिस्ट को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। अब इस बार ओपेनहाइमर लॉरेंस की बात को अच्छे से समझ जाता है और हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से दूर रहने की कसम खाता है। अब इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ओपेनहाइमर के पास लेस्ली नाम का एक एडमिरल आता है, जो ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए बोलता है, जिसके लिए ओपेनहाइमर मना कर देता है, क्योंकि वो दुनिया में तबाही नहीं लाना चाहता था। लेकिन फिर लेस्ली उसे बताता है कि उन्हें जानकारी मिली है कि रशिया ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया है, इसीलिए अब इन्हें भी बनाना ही होगा ताकि ये दुनिया में शांति लाई जा सके। जिसके बाद ओपेनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के प्रोजेक्ट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देता है, और इस तरह से दुनिया भर के बेहतरीन वैज्ञानिकों को बुलाकर एक टीम बनाई जाती है और ये लोग एक खुफिया शहर के अंदर रहकर अगले 4 साल में एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अब इनकी टीम में एडवर्ड टेलर नाम का एक फिजिशियन भी आता है, जो अपनी लाजवाब थियरीज को सबको दिखाता है। सभी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं और ओपेनहाइमर उसकी थियरीज लेकर वैज्ञानिक आइंस्टाइन को दिखाता है, जिससे दोनों इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम के बदले में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया, तो इससे होने वाले रिएक्शन से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसीलिए ओपेनहाइमर डिसाइड करता है कि वो बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम का ही इस्तेमाल करेगा। अब इसके बाद हम उस मीटिंग को देखते हैं जिसमें लेविस ओपेनहाइमर से पहली बार मिलता है, और यहाँ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें ओपेनहाइमर लेविस का थोड़ा मजाक उड़ा देता है, और शायद इसी से चिढ़कर लेविस ओपेनहाइमर के पीछे एफबीआई के एजेंट को लगा देता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद में ओपेनहाइमर को पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जीन ने खुद को खत्म कर लिया है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके कुछ टाइम के बाद में हम ओपेनहाइमर को एक कमेटी में देखते हैं, जहां एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की बात हो रही थी, जो कि एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा तबाही मचा सकता था। अब यहाँ ओपेनहाइमर सबको हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए मना करता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर इन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया तो दूसरे देश भी नकल करते हुए हाइड्रोजन बॉम्ब बनाएंगे और ये एक चैन की तरह फैलता जाएगा, जिसका एंड रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तबाही होगा। अब इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है,
जहां हम ओपेनहाइमर को अमेरिकन ऑफिसर्स के साथ में देखते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब यहाँ ओपेनहाइमर सबको सलाह देता है कि अगर हमें जापान को अपने आगे झुकाना है तो हमें उसे एटॉमिक बॉम्ब के नाम पर डराना चाहिए। लेकिन ऑफिसर्स बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करना है और जापान को अपने आगे झुकाना है तो हमें एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करना ही होगा। जिसके बाद हम सीधा जुलाई 1945 का सीन देखते हैं जहां फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन का टेस्ट किया जाता है और यहां ओपेनहाइमर बोलता है कि नाउ आई हैव बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और इस सफल परीक्षण के साथ ही ओपेनहाइमर काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। जिसके बाद अगस्त 1945 में जापान के सीमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया जाता है। लाखों लोग मारे जाते हैं और इसी के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। जिसके कुछ दिनों के बाद में हम ओपेनहाइमर को स्पीच देते हुए देखते हैं जहां वो बाहर से तो अमेरिकन गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा होता है लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्ट और डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, जिसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उसे अपने सामने जले हुए लोगों की लाश दिखाई देती है। अब इसके बाद ओपेनहाइमर की मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी से होती है जो उसकी खूब तारीफ करता है क्योंकि अमेरिका ने रशिया से पहले एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था और ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन ओपेनहाइमर को प्रेसिडेंट की तारीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद ओपेनहाइमर को पता चलता है कि FBI के एजेंट्स उसके पीछे पड़े हैं, जिसकी वजह है उसका गवर्नमेंट के लिए अब एटॉमिक बॉम्ब ना बनाना। वहीं दूसरी तरफ हम लेविस को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसे कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है, जिसका रीजन है ओपेनहाइमर। क्योंकि लेविस को ही ये काम दिया गया था कि वो ओपेनहाइमर को और भी ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए राजी करे, जिसमें वो फेल हो गया था। अब अपनी इसी खुन्नस को निकालने के लिए लेविस ओपेनहाइमर पर केस कर देता है और वो FBI के साथ मिलकर ओपेनहाइमर को फंसाने का प्लान भी बनाता है और कोर्ट में ओपेनहाइमर के खिलाफ झूठे सबूत भी पेश कर देता है, जिससे ओपेनहाइमर काफी परेशान हो जाता है। और अब इसके बाद कहानी सीधा प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ ज्यूरी मेंबर ये फैसला करते हैं कि पास्ट में ओपेनहाइमर के कम्युनिस्ट्स के साथ संपर्क और उसके हाइड्रोजन बॉम्ब न बनाने की इच्छा को देखते हुए ओपेनहाइमर से सारी फैसिलिटीज छीन ली जाती हैं। जिसके बाद मूवी का एंड सीन हम देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि जब ओपेनहाइमर एडवर्ड के कैलकुलेशन और थियरीज को दिखाने के लिए आइंस्टाइन के पास गया था तब उसे लेविस ने देख लिया था, जिससे उसे गलतफहमी हो गई थी कि ओपेनहाइमर आइंस्टीन को उसके खिलाफ भड़का रहा है, जिस वजह से उसने ओपेनहाइमर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और इसी सच के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में देर बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे मजेदार मूवीज के एक्सप्लेनेशंस मिलते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।